चलिए गाइस, अब हम बाकी बचे सेक्शंस कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब हमारे लिए। चुन्नू मुन्नू सात कह लो सेक्शंस बचे हैं, आराम से हो जाएंगे। बस एक बार इनको ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी सब लोग अपने पेज नंबर 199 पे आ जाएं। पेज नंबर 199 गाइस। इसके अंदर सेक्शन 80 जीजीबी और जीजीसी है, एक साथ करना है हमने। सेक्शन 80 जीजीबी और जीजीसी बहुत छोटी सी बात है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि हम पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं तो हमें डिडक्शन मिलेगी। अब 80 जीजीबी और 80 जीजीसी दोनों में मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन डोनेशन कर रहा है, ठीक है ना। 80 जीजीबी और जीजीसी दो तरह की कैटेगरीज है, एक है कंपनी एसएससी और एक है अदर देन कंपनी। तो याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका यह है कि सी फॉर कंपनी, तो कंपनी एसएससी उल्टे वाले में आएगा, यानी 80 जीजीबी में आएगा। तो 80 जीजीबी में कंपनी एसएससी, ऐसे याद रख लेना कि 80 जीजीसी में सी आता है लेकिन सी फॉर कंपनी यहां नहीं आएगा, उल्टा। और 80 जीजीसी क्या है? एनी अदर पर्सन। तो डिडक्शन तो सबको ही मिलनी है, बट कौन से सेक्शन में मिलनी है ये सवाल है, ठीक है ना। तो अगर आप एक कंपनी एसएससी हैं और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशंस देते हैं बेटा, तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। बी याद रखना, कंपनी के केस में सी नहीं है, उल्टा करके याद करना है इसको, ठीक है ना। तो देखिए एलिजिबल पर्सन क्या है 80 जीजीबी में कंपनीज, जीजीसी में एनी अदर पर्सन। फिर डोनेशन गिवन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट। सर पॉलिटिकल पार्टी तो समझ में आता है, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं बेटा? बेटा इलेक्टोरल ट्रस्ट सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के द्वारा बनाई गई कंपनीज होती हैं। इनका मेन पर्पस पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को ट्रांसपेरेंटली रूट करना होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। कितनी डिडक्शन मिलेगी? 100%। जितना पैसा दोगे उतनी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन जो आपको डोनेशन देनी है वो अदर देन कैश में देनी है। डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने कैश में दिया तो। बस इतनी सी बात है। 80 जीजीबी और जीजीसी खत्म हो गया। 80 जीजीबी और जीजीसी याद रखेंगे, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज है। एक इनमें से कंपनियां ऐसी डोनेशन करे तो लगता है, और दूसरा इनमें से अदर देन कंपनी करे तो लगता है। याद करने का क्या तरीका? रिवर्स याद करना है। 80 जीजीसी, सी फॉर कंपनी, इस वाले में कंपनी नहीं है। समझ में आ रही है? ऐसे याद रखेंगे। चलो शाबाश। तो 80 जीजीबी जीजीसी सिंपल है, क्लियर हो गया। 80 जीजी में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, याद है, घर घर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से जो डिडक्शन शुरू हो रही है ये वाली, ये अलग कैटेगरी में आ गए। ये है मेरी इनकम बेस्ड। याद है मैंने कैटेगराइजेशन कराई थी, इनकम बेस्ड डिडक्शन। तो इसके अंदर आपको आपकी इनकम की वजह से डिडक्शन मिल रही है, आपको कुछ खर्चा नहीं करना। इज दैट ओके? इस कैटेगरी के हम टीटीए और टीटीबी लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको शायद याद होगा। 80 टीटीए में सेविंग बैंक डिपॉजिट की 10,000 की रिडक्शन मिलती है। 80 टीटीबी में सीनियर सिटीजन को सेविंग एज वेल एज फिक्स्ड डिपॉजिट की 50,000 तक की रिडक्शन मिलती है। ये बात याद आ रही है? टीटीए टीटीबी, चलो शाबाश। उसी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए करते हैं जेजेए। बेटा बड़े दुख के साथ मुझे आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि जेजेए की कोई भी फुल फॉर्म बनाने में मैं असफल रहा, मेरे को नहीं समझ में आई बेटा। तो ये आपके लिए ओपन चैलेंज है कि आप इस सेक्शन को पढ़ने के बाद इस सेक्शन की कोई फुल फॉर्म बना दें तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा, मेरे भी काम आ जाएगी। आगे आने वाले बैचेस में भी बता दूंगा, रॉयल्टी तुम्हें दूंगा बेटा, ठीक है ना। 1 रुपया प्रति बैच। जिस भी बैच में मैंने तुम्हारे ये बताया हुआ फुल फॉर्म यूज किया, पूरे पूरे 1 रुपए बेटा प्रति बैच तुम्हें रॉयल्टी दी जाएगी। बेटा इस मौके को हाथ से मत जाने देना, जेजेए की कोई क्रिएटिव सी फुल फॉर्म बना देना, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट। तब तक मैं आपको ये पढ़ा देता हूं, ठीक है। आप जानते हैं बेटा भारत में कई सारी परेशानियां हैं, गंदगी उनमें से एक है ना। कचरा करकट बहुत फैलता है,
हम क्या करते हैं, सीधा सीधा लैंडफिल बना देते हैं। और यहाँ से अभी गुड़गांव से जाते हैं अगर फरीदाबाद, तो आपको दिखेगा इतना सुंदर लैंडफिल बना दिया है, पहाड़ पे पहाड़ उसको बनाए जा रहे हैं, कचरा है ऊपर, चील कौवे लहरा रहे हैं, बीमारी का घर। तो इंडिया में बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की बहुत कमी है। ऐसी कंपनीज जो आगे आए और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे काम को अपने हाथ में ले, तो ऐसी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 80 JJA लाया है। ठीक है, सेक्शन 80 JJA, कोई फुल फॉर्म नहीं है मेरे पास। चलो 80 JJA क्या कहता है? 80 JJA कहता है कि अगर आप प्रोसेसिंग और कलेक्शन का काम करते हो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, तो आपको हम टैक्स हॉलिडे दे देंगे। अरे टैक्स हॉलिडे का क्या मतलब है सर? बेटा तुम्हारे शुरुआत के 5 साल, जब से तुमने कंपनी चालू करी, कोई भी प्रॉफिट हो बेटा, कितना भी प्रॉफिट हो, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। कुछ समझ में आ रही है? क्या बढ़िया बात हो गई ना। मतलब आप इनकम निकालोगे, फिर जितनी इनकम हो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80 JJA, यानी कोई टैक्स ही नहीं देना है कि नहीं? इनक्रेडिबल सी अपॉर्चुनिटी। तो बेटा समझो इस बात को और करियर बदलो। है, गाड़ी वाला आया बेटा घर से कचरा निकाल, तो कचरे वाला काम शुरू करते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ेगा 5 साल पहले। चलो, तो कई बच्चे एक्साइटेड होते हुए, मन में प्लान बनाते हुए कि हाँ ये अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? दीपा, रोहित, सही जा रहे हो बेटा? सही सोच रहे हो? चलो, एलिजिबल पर्सन ऑल टाइप्स ऑफ असेसी, किसी भी प्रकार के असेसी। एलिजिबल इनकम क्या होनी चाहिए? डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्नड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग और ट्रीटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर, क्या करना है? जनरेशन ऑफ पावर, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, या फिर प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स और अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स, और प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एक्सेट्रा। समझ में आ रही है? तो इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो बाय प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, गवर्नमेंट कहती है वाह बेटा वाह, डिडक्शन ले जा, डिडक्शन ले जा। डिडक्शन कितनी? 100% ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस आर अलाउड एज डिडक्शन। सर कितने टाइम के लिए मिलेगी? हमेशा के लिए नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच बिजनेस कमेंसेस। तो जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ है बेटा, उस साल से 5 साल तक गिन के आपके जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं, 100% प्रॉफिट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 JJA। समझ में आ रही है? क्लियर कि नहीं? JJA की फुल फॉर्म बनाने का जिम्मा मैंने आपको दिया, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिया बेटा। इस क्वारंटाइन के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम करो बेटा, ठीक है? हाँ, इस ऑफर का फायदा जरूर उठाना। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेक्शन 80 JJAA, ये थोड़ा सा लेंदी है और इसे हम एक मौके के लिए इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म मैंने बना रखी है, इसकी फुल फॉर्म है जॉब जॉब आओ आओ। अब आओ की स्पेलिंग कैसे इंग्लिश में लिखते हैं ये भी बड़ा मुश्किल काम है। आई गेस AAO, ठीक है ना? तो AAO हो जाएगा, जॉब जॉब आओ आओ, यानी आप लोगों को बुला रहे हो कि हमारे पास जॉब करो, ठीक है? चलिए पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले लंबा सा ये जो हमारा सेक्शन है, मैं एक मूल आइडिया दे देता हूं। भारत में जनसंख्या की प्रॉब्लम है, भारत में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम, जनसंख्या की प्रॉब्लम आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आ जाती है, राइट? तो गवर्नमेंट चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, ठीक है? तो ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक सेक्शन निकाल दिया 80 JJAA। आपसे कह दिया कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो किन्हीं स्पेसिफाइड लोगों के लिए, तो आप उनकी सैलरी पे जितना खर्चा करोगे उसका 30%, 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आ रही है? कुछ क्लियर हो रहा है? मतलब मान लो आपने नई फैक्ट्री शुरू करी गुड़गांव में, उसमें आपने 500 लेबर को नई नवेली नौकरी दी है। इस बात पे ध्यान रखना, नई नौकरी देनी है बेटा। 500 लेबर को नई नवेली नौकरी दी है, लेबर की तनख्वाह है लेट से 20,000 पर महीना हर लेबर की। 500 इंटू 20,000, आपने करीबन करीबन
एक दो तीन चार पाँच छः सात, 1 करोड़ रुपए की सैलरी इसका खर्चा किया है। गवर्नमेंट कहती है ओके इसका 30%, 30 लाख रुपीज की डिडक्शन ले लो, और ये डिडक्शन 1 साल नहीं मिलेगी, ये डिडक्शन 3 साल तक मिलेगी। ठीक है ना, 3 साल तक मिलेगी। लेकिन इस डिडक्शन की अपनी ही कुछ कंडीशंस हैं, दैट इज वाई ये थोड़ा सेक्शन बड़ा है। अभी मैं मूल रूप से एक तरह से समरी से आपको सेक्शन बता रहा हूं कि 80JJAA जॉब जॉब आओ आओ, ठीक है ना, क्या है, आपको एनकरेज किया जा रहा है एज अ बिजनेस कि आप नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, नई एम्प्लॉयमेंट। आपने अपनी फैक्ट्री से 2000 लेबर को निकाल दिया, फिर 2000 लेबर नहीं रख ली, तो ये न्यू एम्प्लॉयमेंट थोड़ी क्रिएट हुई। आपको न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, ये बात का ध्यान रखेंगे बेटा जी। क्लियर है? हाँ जी, चलो तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबल पर्सन कौन है इसके अंदर। An assessee can claim deduction under section 80JJAA if all the following conditions are satisfied. पहला, the assessee has income from business and is subject to tax audit under section 44AB during the concerned financial year. बेटा जी देखो ऐसा है कि टैक्स ऑडिट 44AB ये हमने अभी पढ़ना है पीजीबीपी में। आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि बंदा टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल होना चाहिए। एक ऑडिट होता है टैक्सेशन पर्पसेस का, ठीक है ना, वो होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। क्लियर है? और फिर द प्रिस्क्राइब ऑडिट रिपोर्ट शुड बी फर्निश्ड अलोंग विद रिटर्न ऑफ इनकम एंड द बिजनेस ऑफ द असेसी इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लो कि तुम्हारी कंपनी थी AB लिमिटेड और उसमें तुमने 3000 एम्प्लॉइज को जॉब दे रखी थी, फिर तुमने इस AB लिमिटेड का डीमर्जर कर दिया, तो एक कंपनी बन गई A लिमिटेड, एक कंपनी बन गई B लिमिटेड। A लिमिटेड के जो 3000 एम्प्लॉइज थे उसमें से 1000 एम्प्लॉइज यहां आ गए, तो आप कहते हो ओहो मैंने तो नई एम्प्लॉयमेंट दी है, मेरे को डिडक्शन मिलेगी 80JJAA में। नहीं भाई नहीं, डिडक्शन नहीं मिलेगी इस केस में, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो ऐसे नहीं फॉर्म होना चाहिए स्प्लिटिंग अप की वजह से, या रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन बेटा होता है अमेलगमेशन, दो बिजनेस मिल जाए तो नया बिजनेस बन जाए, ठीक है ना। अब जैसे आइडिया और वोडाफोन का अमेलगमेशन हो गया, तो वो कह रहे हैं जी हमने तो नई कंपनी बनाई है, नई कंपनी के एम्प्लॉय आए हैं। अरे भाई ऐसे थोड़ी चलता है। Of an existing business, moreover, business should not be acquired by the assessee by way of transfer from any other person or as a result of business organization. ठीक है ना, तो नया बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने बिजनेस को ही आपने चेंज करके एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हो। पुराने बिजनेस में नए एम्प्लॉइज रख रहे हो वो भी चलेगा। क्वांटम एंड पीरियड मैंने बता दिया, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 3 साल तक, 30% of additional employee cost is allowed as deduction under section 80JJAA. Deduction is available for a consecutive period of 3 years starting from the year in which such employment is provided. समझ में आ रही है? 3 साल तक मिलेगी 30% of additional employee cost. अब additional employee cost का मतलब क्या होता है भाई? जितनी तनख्वाह दे रहे हो। In case of a new business, emoluments paid payable to employees employed during the first financial year. समझ में आ रही है? और इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग असेसी, अगर नया असेसी नहीं है, पुरानी कंपनी है, एनुअल एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट एमोल्यूमेंट्स पेड पेबल टू द एडिशनल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, AEC शैल बी टेकन as nil in the following 2 cases. There is no increase in the number of employees from the total number of employees employed at the last day of the preceding year. मतलब आपने नए लोग तो रखे हैं लेकिन पुराने निकाल भी दिए। आप कहते हो सर इस साल मैंने 1000 नए लोग हायर किए। मैंने कहा अच्छा, पिछले साल के लास्ट डेट पे टोटल एम्प्लॉइज कितने थे? आप कहते हो 4000। मैंने कहा ठीक है, इस साल कितने हायर किए? आप कहते हो 1000। तो मैंने कहा अब टोटल एम्प्लॉइज कितने? आप कहते हो 4000। मैं ये कौन सी गणित है सर? 1000 निकाल भी दिए। तो फिर नहीं मिलेगी आपको डिडक्शन। ये नई रिक्रूटमेंट करनी है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर दूसरा, emoluments are paid otherwise than by an account pay check or account pay bank draft or used by ECS through a bank account or through any other prescribed electronic mode. सीधी सी बात है, कैश में पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व बेटा इस डिडक्शन का नाजायज फायदा उठाने के लिए ऐसा हो सकता है झूठ बोल दें कि हमने तो 500 लेबर हायर करी है, 500 लेबर खड़ी भी कर दे, कहें इनको हमने लेबर को
वो दिया है, सैलरी दी है, और वो सैलरी हमने कैसे दी है, कैश में दी है जी, तो सबूत नहीं होगा ना फिर उसका, इसलिए इस डिडक्शन के अंदर उन्होंने बोल दिया, ठीक है, कि कैश पेमेंट नहीं चलेगी। आप चाहे अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट से दो, अकाउंट पे ही चेक से दो, इंटरनेट बैंकिंग से दो, या एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे दो, पेटीएम से दे दो बेटा, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना है आपने, इमोल्यूमेंट्स का जो मतलब है यहाँ पे एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट का। अब बात आती है एम्प्लॉय कौन सा, एम्प्लॉय कौन सा, बेटा गरीब लोग हायर करने हैं, छोटे लोग हायर करने हैं, लेकिन पक्की नौकरी पे रखने हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन दिहाड़ी पे बुला लिए थे तो उनकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, पक्की नौकरी पे रखने हैं। ऐसा नहीं कि साल खत्म होने वाला है तो उसी टाइम नौकरी पे रख लिया और डिडक्शन मांग ली, उनको कुछ दिन कम से कम काम करना भी जरूरी है, समझ में आ रही है। तो इन पॉइंट्स को याद रखना भी जरूरी है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80 JJAA shall not include an employee whose total emoluments are more than 25,000 per month। 25,000 रुपए से ऊपर अगर आपने नौकरी पे बंदा रखा है, कोई डिडक्शन नहीं मिल रही उसकी आपको, हमने पर मंथ 25,000 तक की लिमिट लगा दी, उसके नीचे वाले बंदों पे डिडक्शन देंगे। हम ग्रास रूट लेवल पे आपको कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, समझ में आ रही है। एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन 240 डेज, तो 240 दिन कम से कम उसने नौकरी करी होनी चाहिए। लेकिन अगर यही लेदर और फुटवेयर और अपैरल इंडस्ट्री है तो ये रिलैक्सेशन हो जाती है 150 डेज की, याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, ठीक है ना। तो एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन 240 दिन, तो मान लो आपने 240 दिन से कम नौकरी पे बंदे को रखा, उसकी 80 JJAA में डिडक्शन नहीं मिलेगी। An employee who does not participate in recognized provident fund, an employee for whom the entire contribution is paid by the government under the employee pension scheme notified in accordance with the provision of the employees provident fund and miscellaneous provident fund act। मतलब एक सीधी सी बात, यहां तो अगर आपने उस बंदे की प्रोविडेंट फंड का काम नहीं करा है, उसको प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर उसकी प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन जा रही है लेकिन वो आप नहीं दे रहे हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट दे रही है, तो भी आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि प्रोविडेंट फंड होना चाहिए और आप पे कर रहे होने चाहिए, समझ में आई। चलिए अब ये मीनिंग ऑफ इमोल्यूमेंट्स है, इसका कोई इतना फर्क नहीं है, वेजेस है चाहे लमसम में हो चाहे नॉर्मल हो, इसको रीड कर लेना, इतना कुछ नहीं है। ये सेकंड प्रोवाइजो हमारी जो है ये अलग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके अंदर एक ना नई बात बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। मान लो ये आपका फर्स्ट ईयर है, आपने नए नए लड़के हायर किए, ठीक है, इस साल वो 200 दिन ही काम कर पाए, तो आपको क्या डिडक्शन मिलेगी 80 JJAA में? नहीं। अगर वो 200 की जगह मान लो 250 दिन काम कर पाते तो आपको डिडक्शन मिलती? बिल्कुल मिलती सर, फर्स्ट ईयर में भी मिलती, सेकेंड ईयर में भी मिलती, थर्ड ईयर में भी मिलती सर, मिलती हमें। लेकिन अगर वो गरीब ने 200 दिन काम किया है तो कंपनी वालों को तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि ना आप फर्स्ट ईयर में मिलेगी, सेकंड ईयर में भी नहीं मिलेगी और थर्ड ईयर में भी नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर प्रोवाइजो डाल के उन्होंने रिलैक्सेशन करी है कि अगर पहले साल में वो 240 दिन से कम है, अगर पहले साल में 240 दिन से कम है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे साल में अगर, तीसरे साल में अगर 240 से ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेकंड प्रोवाइजो अंडर एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड, नया आया है। Provided further that where an employee is employed during the previous year for a period of less than 240 or 150 days as the case may be, but is employed for a period of 240 or 150 days as the case may be in the immediately succeeding year, he shall be deemed to have been employed in the succeeding year and the provision of this section shall apply accordingly. The above proviso has rationalized this deduction of 30% by allowing the benefit for a new employee who is employed for less than the minimum period of 240 or 150 days as the case may be during the first year, but continues to remain employed for minimum period of 240 or 150 days as the case may be in the subsequent year। तो बेटा फोर्थ ईयर की भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकेंड ईयर में उसको हमने नौकरी पे रख लिया, समझ में आई। तो एक रिलैक्सेशन हुई है, क्लियर है। फर्स्ट ईयर में तो नहीं मिलेगी क्योंकि 200 दिन से कम है, बट अगर वो सेकंड ईयर में कंटिन्यू कर लेता है 240 दिन से ज्यादा, तो 240 या 150 दिन से ज्यादा, तो उसको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की डिडक्शन मिल जाएगी,
समझ में आ रही है? ध्यान रखें, दोबारा से बता रहा हूं, अगर पहले साल में 240 से ऊपर है तो पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में मिलेगी। पहले साल में अगर 240 से नीचे है लेकिन दूसरे साल में 240 से ऊपर है तो हम मान लेंगे वो दूसरे साल में एम्प्लॉय किया गया और दूसरे, तीसरे, चौथे साल में डिडक्शन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, पक्का? बेटा 2 मिनट वीडियो पॉज कर लो और पढ़ लो इसको पूरा, एक बार रिवाइज करो, फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन कराता हूं 80 JJAA से रिलेटेड। जॉब आओ आओ, चलिए क्वेश्चन करें बेटा। फिर इसी के नीचे एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, पढ़ते हैं इसे। मिस्टर ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन 1 April 2018. He employed 350 new employees during previous year 2018-19. The details of which are as follows, whom are as follows. तो ये 4 तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रेगुलर हैं या कैजुअल है ये बताया हुआ है, और उनकी सैलरीज बताई हुई है। ठीक है, कुल मिला के अगर हम देखें उन्होंने कितने एम्प्लॉयज़ को जॉब पे रखा है, टोटल में से उन्होंने 75 एम्प्लॉयज़ प्लस 125 प्लस 50 प्लस 100, तो टोटल 350 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने नौकरी पे रख लिया। तो अब देखते हैं इनमें से कौन से एम्प्लॉयज़ को आपको डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन और एम्प्लॉय कॉस्ट की डेफिनेशन का ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले देखो इसमें से रेगुलर कैजुअल वाले को तो डिडक्शन मिलती नहीं है क्योंकि कैजुअल वाला प्रोविडेंट फंड का पार्ट नहीं होता। तो हमने मना किया ना कि जो प्रोविडेंट फंड के लिए रजिस्टर्ड नहीं है बंदा, या जिसका प्रोविडेंट फंड सीधा गवर्नमेंट दे रही है, उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर हमें पता है 25,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो फिर 25,000 से ऊपर यहाँ पे हो रही है तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी पर मंथ। ठीक है, तो फिर बच गए एक तो ये 24,000 वाले पहली कैटेगरी के और ये 24,000 वाले आखिरी कैटेगरी के। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि 240 दिन की हमारे पास लिमिटेशन है। ये 1 अप्रैल 2018 से ही इनको एम्प्लॉय कर दिया है, तो ये तो पूरे साल एम्प्लॉयमेंट में है, तो इनकी तो डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, और बात करें इन 100 एम्प्लॉयज़ की, तो इनको 1 सितंबर 2018 से एम्प्लॉय किया गया है। सितंबर 2018 से एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो बेटा सितंबर से महीने अगर गिने तो सितंबर महीने में होते हैं आपके 30 दिन, तो सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31 और फरवरी में 28 और मार्च में 31, टोटल मिला के 212 दिन आते हैं बेटा इन लोगों के। तो 212 दिन तो भाई एलिजिबल नहीं है ना इस साल के लिए, तो एटलीस्ट नहीं है, तो इसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ले देंगे बेटा इन्हीं एम्प्लॉयज़ की डिडक्शन मिलेगी। तो अगर हम बात करें 75 एम्प्लॉयज़ हैं, ये वाले ऊपर लिख देता हूं, चलो 75 एम्प्लॉयज़ है और 12 महीने की सैलरी है, तो 24,000 इंटू 75 इंटू 12, तो ये आपका हो गया बेटा 2 करोड़ 16 लाख रुपए की इनकी सैलरी गई है। 2 करोड़ 16 लाख, तो 2 करोड़ 16 लाख का 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो 2 करोड़ 16 लाख का 30% आपका है 64,80,000, तो 64,80,000 की डिडक्शन इनको मिलनी है। द रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन आरपीएफ वाइल कैजुअल एम्प्लॉयर्स डू नॉट, ये हमें पहले से ही पता है। कंप्यूट द डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर असेसमेंट इन 1920 इफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चर of computers that year are 75 lakhs and its total turnover is 2.16 crores। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये समझना है आपका जो टैक्स ऑडिट वाली बात आती है ना, टैक्स ऑडिट बताया था ना कि टैक्स ऑडिट होना चाहिए, उसकी लिमिट 2 करोड़ होती है, ये आप पीजीबीपी में पढ़ेंगे, तो वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। 75 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें से 64,80,000 माइनस कर देंगे। देखो जरा इन्होंने कैसे किया, टोटल एम्प्लॉय ले लिया 350, उसमें से कैजुअल वाले मना कर दिए 50, कहते हैं 50 पे तो नहीं मिलेगी क्योंकि कैजुअल है। फिर उसमें से 125 एम्प्लॉय माइनस कर दिए जिनकी तनख्वाह 25,000 से ज़्यादा है, और फिर 100 एम्प्लॉयज़ माइनस कर दिए क्योंकि वो 240 दिन पूरे नहीं करते। सिर्फ 75 एम्प्लॉयज़ पे मिल रही है, देखो वही 64,80,000, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। बहुत सिंपल है आपका सेक्शन 80 JJAA, जॉब आओ। ठीक है ना?
क्लियर है? सेक्शन जे जे ए, एक बार इसको दोबारा रीड करना बनता है बेटा, ठीक है। चलो टीटीए टीटीबी मैंने करवा दिया था। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्यू क्यू बी पे, ठीक है ना बेटा। चलो क्यू क्यू बी, क्यू क्यू बी की फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। क्यों? क्यों बुक्स। हर बच्चा हर बार यही सवाल पूछता है ना कि जिंदगी में क्यों है मेरी बुक्स, तो क्यू क्यू बुक्स। अच्छा बेटा जरा सोचते हैं, मैं आपके सामने कुछ नाम लेता हूं, जरा याद करें कि वो आपके कुछ याद आ रहे हैं कि नहीं। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, टी एस ग्रेवाल, कुछ याद आ रहा है? ये क्या है? ये ऑथर्स हैं। ये क्या लिखते हैं? ये कोई नॉवेल्स लिखते हैं? नहीं, ये तो टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, ठीक है। और कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं, जैसे चेतन भगत हो गया, रविंदर सिंह हो गया। अगर फॉरेन ऑथर्स की बात करो तो सिडनी शेल्डन, पोलो कोएलो, ठीक है ना। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग द नेम इनकरेक्टली, बट ठीक है बेटा, गरीब हूं, मेरे को क्या पता, ठीक है। तो ऑथर्स दो तरह के होते हैं। एक ऑथर्स होते हैं जो टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं, जिनसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, और एक ऑथर्स होते हैं जो बाकी बुक्स लिखते हैं, जो आर्टिस्टिक, लिटरेरी या साइंटिफिक नेचर की बुक्स लिखते हैं। हमने डिडक्शन जो देनी है इस सेक्शन में, वो देनी है केवल उन ऑथर्स को जो आर्टिस्टिक, लिटरेरी या साइंटिफिक नेचर की बुक्स लिख रहे हैं। यानी आपकी जान के दुश्मन बेटा जी जो टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं उन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर डिडक्शन किस बात की मिल रही है बेटा? बेटा ये लोग जब किताब लिखते हैं, जैसे आप सोचे, जरा सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैंने एक नॉवल लिखी है, क्राइम थ्रिलर लिखा है, ठीक है ना। एक टीचर का मर्डर कर देते हैं उसके स्टूडेंट, मैंने उसके ऊपर कहानी लिखी है। मेरी आत्मकथा नहीं है बेटा, अभी तक मैंने आप में से सबको मेरे ख्याल से इतना परेशान तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कहानी लिख रहा हूं जिसके अंदर एक टीचर है, उसका मर्डर कर दिया गया। ये थ्रिल नॉवल है, ठीक है ना। तो इस नॉवल को लिख के मैं क्या करूं भाई? खुद ही छाप के बेचता रहूं? ऐसे तो होगा नहीं ना। मैं ये नॉवल लिखूंगा, फिर मैं किसी पब्लिशिंग हाउस के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा मेरी किताब पब्लिश करो, इसे बेचो। जब वो मेरी किताब पब्लिश करेंगे, उसे बेचेंगे, तो मुझे उसके लिए क्या मिलेगी? रॉयल्टी। क्या मिलेगी? रॉयल्टी, ठीक है बेटा। तो ये जो रॉयल्टी मुझे मिलेगी, या तो ये मुझे लमसम मिलेगी, लमसम समझते हो, कि वो कहेंगे हाँ सर आपकी बुक सर हमें इतनी पसंद आई है सर, क्या बढ़िया स्टोरी है सर, लो सर आप 2 करोड़ रुपए ऐसे ही ले लो, तो लमसम रॉयल्टी दे सकते हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि सर हर किताब बिकने पे आपको 200 रुपए और देंगे हम, तो वो पर बुक के बेसिस पे भी रॉयल्टी मिलती है। तो रॉयल्टी जैसी भी मिले, अगर किसी ऑथर को, कौन सी बुक्स का ऑथर बेटा? आर्टिस्टिक, लिटरेरी या साइंटिफिक नेचर, टेक्स्ट बुक नहीं, ऐसे ऑथर को अगर कोई भी रॉयल्टी मिलती है, इनकम मिलती है बाय द वे ऑफ रॉयल्टी, चाहे वो लमसम हो चाहे वो पर बुक वाली हो, उस केस में उसे डिडक्शन मिलेगी जितनी भी उसे रॉयल्टी मिली है, या रुपए 3 लाख, कितने? 3 लाख रुपए, मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख रुपीज इन अ ईयर। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? तो ऑथर्स को मिल रही है क्यू क्यू बुक्स, बुक्स के ऑथर्स को जरा देखते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल, चाहे वो आर हो चाहे एनओआर हो, हु इज एन ऑथर। नेचर ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम from assignment of copyrights of any books. Such royalty can be received from India or from outside India. Such books should be a work of, इसको important mark करो, literary, artistic और scientific nature, but not textbooks for school, guide, commentaries, newspaper, journals, pamphlets and any other publication of similar nature. इसकी royalty नहीं, सिर्फ और सिर्फ literary, artistic और scientific nature की किताबें बेटा। In respect of royalty earned from outside India, deduction shall be admissible in respect of only that portion of royalty which has been received in India in convertible foreign currency within 6 months from the end of the relevant previous year or such extended period as may be specified by competent authority। 6 महीने के अंदर अंदर रॉयल्टी आ जानी चाहिए आपको, रिसीव हो जानी चाहिए आपको साल खत्म होने के, ठीक है। फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए, अगर इंडिया से बाहर से आ रही है तभी डिडक्शन मिलेगी। रॉयल्टी रिसीव कितनी डिडक्शन मिलेगी? मैक्सिमम ऑफ ₹3 लाख। लेकिन एक बात और याद रखें, जो पर किताब की रॉयल्टी होती है वो किताब के प्राइस के 15% से ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। However, no deduction shall be admissible in respect of royalty received in excess of 15% of the price of the books. That is, deduction for royalty is limited up to 15% of the price of the books. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चलो। अरे मैंने वो खोला ही नहीं, नोटपैड, एक सेकंड नोटपैड खोल लो।
मान लीजिए ये किताब है, इसकी एमआरपी 300 रुपये है, समझ में आ रही है? ठीक है, और मान लीजिए 4000 कॉपीज बिकी हैं इसकी, क्लियर है? 4000 कॉपीज बिकी हैं इसकी, 4000 छोड़ो 40,000 कर देते, तो 300 इंटू 40,000, तो उसके अंदर से लेट से मुझे उन्होंने 2,50,000 रुपये की रॉयल्टी दे दी है। ये मेरी रॉयल्टी इनकम है इस साल की। तो वैसे तो देखने में ये 3 लाख से कम लग रही है, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि ये 15% से ज़्यादा ना। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार चेक करने के लिए 300 इंटू 15% करेंगे, इंटू 40,000 किताबें जो बिकी है वो कर देंगे। तो 300 इंटू 15% इंटू 40,000, बेटा वो निकल के आता है 1,80,000। तो फिर डिडक्शन लिमिट कितनी हो जाएगी? 1,80,000। 3 लाख नहीं देखी जाएगी फिर मैक्सिमम। समझ में आ रही है? क्लियर रखना है इस बात को, 3 लाख नहीं देखी जाएगी फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो उस केस में 1,80,000 तक की ही आपको डिडक्शन मिलेगी। क्लियर इनफ? ठीक है, तो यहाँ पे डुअल लिमिटेशन है, लमसम है तो 3 लाख ठीक है, लेकिन अगर पर बुक है तो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है एक बुक की कॉस्ट के। ठीक है ना? तो 15% वाला ध्यान रखेंगे प्लीज। ये हमारा सेक्शन क्या था? 80 QQ बुक्स, QQ बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 80 RRB। 80 RRB बेटा, RRB की फुल फॉर्म है रॉयल्टी टू रेजिडेंट्स फॉर पेटेंट्स। सर पेटेंट्स क्या होता है? बेटा पेटेंट्स होता है वर्ड, हम पेटेंट्स याद कर रहे हैं। क्या करूं बेटा, कुछ और मिलता ही नहीं है। इनकी फुल फॉर्म बनानी मुश्किल है ना, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स, रॉयल्टी टू रेजिडेंट ऑन पेटेंट्स। ठीक है, यहां पे भी रेजिडेंट था, यहां पे भी रेजिडेंट है। ठीक है ना? अब पेटेंट्स क्या होता है बेटा? पेटेंट्स क्या होता है? जब आप कोई नई चीज आविष्कार करते हैं या कोई नई चीज बनाते हैं जो मार्केट में किसी और ने नहीं बना रखी, तो उस पर आपकी मेहनत लगी होती है, आप उसको बेचते हैं, तो कोई दूसरा उसे कॉपी कर ले तो दिक्कत है ना? ये तो फिर आपकी मेहनत गई पानी में। तो आप क्या करते हो, आप उस कंपनी की गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो पेटेंट के लिए। पेटेंट क्या होता है? गवर्नमेंट आपको कुछ सीमित समय के लिए उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन्वेंशन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स दे देती है। फिर वो पर्टिकुलर पीरियड जो होता है, यूजुअली 10 साल जैसे के, तो 10 साल तक आपसे पूछे बिना, आपको पैसे दिए बिना कोई बंदा उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो उसे पेटेंट कहते हैं। मान लो जैसे फॉर एन एग्जांपल देवेंद्र ने एक गाड़ी बनाई है जो गोबर से चलती है, तो इसने नई टेक्नोलॉजी निकाली है, गाड़ी बनाई है जो गोबर से चलती है। 5 किलो गोबर डालो, 200 किलोमीटर गाड़ी चल रही है भाई, गजब, और पोल्यूशन भी नहीं कर रही है। तो ये टेक्नोलॉजी उसने बनाई, उसने पेटेंट करवा ली। मारुति वाले आते हैं इसके घर, कह रहे सर हमें ये गाड़ी बनाने का मौका दो, हम इस गाड़ी को बना के बेचेंगे। तो देवेंद्र बताओ जरा, तुम फ्री में बनाने दोगे या उसके बदले कोई पैसा लोगे? पैसा लोगे ना भाई, तो पैसा लोगे, उसे क्या कहते हैं? रॉयल्टी। अब QQB में भी रॉयल्टी थी, RRB में भी रॉयल्टी है। QQB में बुक्स की रॉयल्टी थी, कॉपीराइट की, यहां पे पेटेंट की रॉयल्टी है। सेम कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंट होना चाहिए और कोई पेटेंट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बदले जो भी रॉयल्टी आपको मिल रही है ना बेटा, उस रॉयल्टी में से डिडक्शन आपको मिल जाएगी मैक्सिमम 3 लाख रुपए की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो एलिजिबल पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल, RORO चाहे NORO, deduction is available in respect of income by way of royalty on patents. Such royalty can be received from India or from outside India. In respect of royalty earned from outside India, deduction shall be admissible in respect of only that portion of royalty which has been received in India in convertible foreign exchange in 6 months from the date of the end of the relevant previous year या such extended period. Same है वैसा ही पिछला, और डिडक्शन भी मैक्सिमम कितनी है? 3 लाख। बस वो 15% वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ किताबें नहीं बिक रही ना। ठीक है ना? तो याद रखेंगे बेटा जी, अब QQB और RRB दोनों में ही रॉयल्टी है, दोनों की ही मैक्सिमम लिमिट 3 लाख की है। QQB बुक्स के कॉपीराइट की रॉयल्टी है, RRB पेटेंट्स की रॉयल्टी है। ये बात समझ में आ रही है? पेटेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पक्की बात समझ में आ गई बेटा? तो ये आपका था QQB और RRB, ये आपके इनकम बेस्ड डिडक्शंस थे। ठीक,
अभी आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ओर, एसईजेड की बात करें अगर हम। एसईजेड क्या होता है बेटा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा है ना आपने बिजनेस स्टडीज में, 11th में भी पढ़ा होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं डेवलपर और एक होते हैं यूनिट्स। डेवलपर वो बंदा होता है जिसने एसईजेड बनाई है। तो एसईजेड क्या होता है बेटा? एक फिजिकल लोकेशन होती है, उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आप डेवलप करते हो, उस फिजिकल लोकेशन की बाउंड्री बनाते हो और उसके अंदर इंडस्ट्रीज को सेटअप होने का मौका देते हो, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो जिस बंदे ने वो एसईजेड बनाई है उसे डेवलपर कहेंगे, और जो बंदा उसके अंदर फैक्ट्री खोल रहा है उसे यूनिट कहेंगे। तो मान लीजिए रिलायंस ने गुड़गांव में एक बहुत बड़ी जमीन ली, गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए और उसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसईजेड बना दिया। तो उसने जिम्मेदारी ली कि मैं इस एसईजेड को रन करूंगा, बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें उन्होंने 500 गज 500 यार्ड्स की फैक्ट्रीज निकाल दी। समझ में आई? अब मान लो धीरज की एक कंपनी है जो चप्पलें मैन्युफैक्चर करती है, तो इसने चप्पलें मैन्युफैक्चर करने का प्लांट लगा दिया। ठीक है, तुषार की एक कंपनी है जो कपड़े बनाती है, उसने कपड़े का प्लांट लगा दिया। दीपा की एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स बनाती है, उसने कंप्यूटर्स का प्लांट लगा दिया। तो धीरज, तुषार, दीपा ये क्या है? ये है यूनिट्स। समझ में आ रही है? तो इन दोनों को यहां ये काम प्रमोट करने के लिए, रिलायंस को एसईजेड डेवलप करने के लिए हमें प्रोत्साहन देना, प्रमोट करना, और दीपा, तुषार और धीरज को हमें उधर यूनिट बनाने के लिए प्रोत्साहन देना। तो उनको दोनों को डिडक्शन देनी है। ठीक है, अब दोनों को डिडक्शन कैसे देंगे? देखो, स्पेशल डिडक्शन टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर। डेवलपर के लिए है सेक्शन 80 IAB, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट के लिए है सेक्शन 10 AA की डिडक्शन कहो चाहे एग्जेम्पशन कहो, एक ही बात है। तो सबसे पहले डेवलपर की बात करें तो जो डेवलपर है वो वहां से जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसको 10 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। टैक्स हॉलिडे पढ़ा ना अभी JJA में, 10 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा, यानी जितना भी आपका टैक्स बनता है, जितना भी आपकी इनकम बनती है, वो सारी डिडक्शन मिल जाएगी आपको। तो आपके 100% प्रॉफिट्स की आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80 IB में। लेकिन बच्चा कहता सर यार एक तो ना गलत बात ये है कि मैं आज, मान लो आज मैं एक एसईजेड बनाना शुरू करता हूं, तो मैं कुछ सालों में, तो स्टार्टिंग के सालों में लॉस ही कमा रहा हूंगा। तो आपने मुझे अगर 10 साल का दे दिया पीरियड, तो उसमें से मेरे को फायदा तो मान लो इतने पीरियड का ही हुआ जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरे को लॉस वाले पीरियड का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो सेक्शन 80 IB में स्पेशल पॉइंट ये है कि आप जिस साल में बिजनेस शुरू करते हैं उसे 0 ईयर कह लेते हैं, उससे लेकर अगले 15 साल तक की बात कर रहे हैं, उसमें से कोई भी 10 साल का कंटिन्यूअस पीरियड चूज कर लो आप। पीरियड लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसके अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी 100% डिडक्शन, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं। 80 IAB ये कहता है। तो देखिए 80 IAB कह रहा है एलिजिबल पर्सन ऑल टाइप्स ऑफ असेसी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ डेवलपिंग अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाइड अंडर SEZ एक्ट। क्वांटम और पीरियड क्या है? 100% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सच बिजनेस फॉर एनी 10 consecutive years out of the first 15 years starting from the year in which special economic zone has been notified by the central government। डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं किसी चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा। अरे हमारे लिए बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है तो फिर अगर आपने वो बिजनेस बेच दिया है तो जिसको बेचा है रिमेनिंग पीरियड के लिए उसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इफ द बिजनेस इज ट्रांसफर टू एनी अदर डेवलपर देन डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द ट्रांसफरी इन द फॉर द रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड पीरियड। समझ में आई? ये किसकी बात हो रही थी? डेवलपर की। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पूछे जाते हैं बेटा सेक्शन 10 AA पे। ये देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 10 AA लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिडक्शन या एग्जेम्पशन टू यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन SEZ, ठीक है, इन्हें भी 15 साल की मिलती है भैया, इन्हें भी 15 साल की मिलती है, लेकिन थ्रू आउट 15 साल सेम की नहीं मिलती है। पहले 5 साल मिलती है 100% नो कंडीशंस, अगले 5 साल मिलती है 50% नो कंडीशंस, और फिर उससे अगले 5 साल मिलती है ओनली कंडीशन पे। समझ में आ रहा है? दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन 10 AA में जो डिडक्शन या एग्जेम्पशन आप जो भी कहें वो मिलती है 15 साल तक, लेकिन ग्रेडेड तरीके से, सेम नहीं मिलती। पहले 5 साल 100%, नेक्स्ट 5 इयर्स 50%, नेक्स्ट 5 इयर्स 50% अगर आपने कंडीशन स्पेसिफाई करी है। तो देखें जरा एलिजिबल पर्सन क्या कह रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ असेसी हैविंग देयर यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
तो इसके अंदर धीरज को, तुषार को, दीपा को, सबको इसके अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट 5 ईयर्स 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स, एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे मिल रही है, जो आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हो उस पे जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे नहीं। नेक्स्ट 5 ईयर्स 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और लास्ट 5 ईयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट प्रोवाइडेड सच प्रॉफिट हैव बीन क्रेडिटेड टू एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। यानी आपको एक अकाउंट में पैसा जमा कराना है, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, और फिर इस रिजर्व अकाउंट में पैसा जो होता है वो आप निकाल सकते हैं केवल स्कीम के द्वारा जो अप्रूव किए गए खर्चे हैं उनके लिए। बेसिकली आपको कहते हैं दोबारा से एसेट लगाओ, नई मशीनरी खरीदो, उसे वहां पे लगाओ, री इन्वेस्ट करो एसईजेड के अंदर, उसे ग्रो करो। ठीक है, तो पहले 5 साल 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नो कंडीशन। अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विदाउट कंडीशन, नो कंडीशन अगेन। और लास्ट के 5 साल अगर आपने अपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट को क्रेडिट किया है एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में, तो ही आपको डिडक्शन मिलती है। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ एसईजेड यूनिट, जितना टोटल प्रॉफिट है एसईजेड का मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो ऐसा भी हो सकता है ना, आप इंडिया में भी सामान बेच रहे हो, तो मान लीजिए आपको टोटल प्रॉफिट हुआ इस साल 50 लाख रुपए का, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसके अंदर आपका जो टर्नओवर था वो लेट्स से एक्सपोर्ट आपने किया है 1 करोड़, और जो आपका डोमेस्टिक टर्नओवर है वो है लेट्स से 2 करोड़। ठीक है, तो फिर कैसे होगा? 50 लाख इंटू 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करोड़। 3 करोड़ कैसे आया? टोटल टर्नओवर। ठीक है ना, एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक, तो ये 1/3 हो गया। तो 50 लाख का जो भी 1/3 आएगा उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड टू रिजर्व, हाँ जी, वो जो लास्ट के 15 साल के लास्ट के 5 साल है उसमें जो यूटिलाइजेशन करनी है वो कैसे करनी है? The amount credited to special economic zone reinvestment reserve account should be utilized for acquiring new plant and machinery within a period of 3 years from the end of the year in which such amount was transferred। यानी 3 साल के अंदर अंदर नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, री इन्वेस्ट करो। If the amount is not utilized within the set period of 3 years, such amount would be taxable in the 4th year। तो चौथे साल में उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। सीए की रिपोर्ट चाहिए आपको, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा एक रिपोर्ट चाहिए, और वो रिपोर्ट में सीए ये लिख के देगा कि इन्होंने जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करी है और जो डिडक्शन है वो सही से क्लेम करी है। इज दैट क्लियर बेटा? आपका सेक्शन 10AA क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो चलिए एक बात बताओ बेटा, खुशखबरी, इसके अंदर हमारे सारे चैप्टर के क्वेश्चंस और सेक्शंस कंप्लीट हो गए सिवाय एक के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सेक्शन हमने नहीं करा है, वो हम पीजीबीपी के साथ करेंगे, सेक्शन 80GGA। सेक्शन 80GGA है बेटा, तो सेक्शन 80GGA हमने नहीं करा है, वो हमने करना है जब हमारा क्या हो जाएगा शुरू, पीजीबीपी। तो आसानी रहेगी ना तब करने में, तो इसलिए मैं उसको तभी कराऊंगा जब सेक्शन 80GGA आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार ही दिखा भी देता हूँ उसको। कोई बात नहीं बेटा, ये लैपटॉप मेरा मजे ले रहा है मेरे से। आप देख लेना 80GGA आपकी बुक में है, और वो मैं पीजीबीपी के साथ कराऊंगा। इसके अलावा सारे क्वेश्चन सारे सेक्शंस हमारे हो गए हैं। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस पिछले क्लासेस में भी कराए हैं, मैं इसके अब क्वेश्चंस आपके साथ वेबिनार पे लाइव टेकअप करूंगा। ठीक है, तो संडे को हमने वेबिनार करना है इस बार पक्का, उसका टाइम भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो लाइव क्वेश्चंस हम करेंगे वेबिनार में। क्लियर है? आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, चैप्टर खत्म करो, पूरा सेक्शन पढ़ के बैठना है आपने, और वेबिनार में बेटा तभी शक्ल दिखानी है जब आपके सारे सेक्शन एक बार आपने पढ़ लिए हों। और जिसने वेबिनार में शक्ल नहीं दिखाई बेटा, फिर मैं उसको बहुत बहुत पीटूंगा क्वारंटीन के बाद ऑब्वियसली। ठीक है कि नहीं? चलो, थैंक यू।